अध्याय 545 पूर्णता। दो संप्रभु शासकों के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। एल्डर दीपशिखा नागपाल ने एक बुलबुले का उपयोग करके कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप को दूर उड़ा दिया। नकुल शॉ घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे को नियंत्रित करना जारी रखते हुए अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। कुतिया कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप जमीन से उठते ही दहाड़ा। वह एक ऐसा साधक था जिसने अपनी हड्डियों को मजबूत किया था, इसलिए वह हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रेल्म के सामान्य हमलों को भी नज़रअंदाज कर सकता था। एल्डर दीपशिखा नागपाल यकीनन शक्तिशाली होंगी यदि उन्हें इस समूह का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, और उनके पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। नकुल शॉ के चेहरे पर गंभीरता थी। वह इस बात से हैरान नहीं था कि कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप हार गया, लेकिन ताकत में इतना बड़ा अंतर काफ़ी आश्चर्यजनक था। यद्यपि कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फिर भी वह अपने शिखर के करीब था। एक संप्रभु की ताकत होने के बावजूद उसे एक ही चाल में दूर फेंक दिया गया। हा, वह कंकाल वास्तव में बेकार है। देख रहे तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञ हंसने लगे। एल्डर दीपशिखा नागपाल के समूह का मनोबल बढ़ गया। एल्डर दीपशिखा नागपाल, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन दोनों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। कनिका और उसके साथियों ने हमला करने का सुझाव दिया, लेकिन एल्डर दीपशिखा नागपाल शांत खड़ी रहीं। उनके चारों ओर पानी की लहरें उठने लगीं और उनकी नज़रें उन काले बादलों पर टिकी थीं जो घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे की शक्ति से उनकी ओर बढ़ रहे थे। नकुल शॉ ने राहत की सांस ली कि दीपशिखा ने कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप पर दोबारा हमला नहीं किया। यदि वहां कोई युद्धप्रेमी योद्धा होता तो वह अरूप को खत्म करने की कोशिश करता, जिससे नकुल को बाकी समूह पर हमला करने का मौका मिल जाता। तभी अरूप ने अपने सुनहरे और चांदी के चाबुक से एक विशाल फैंटम बोन ड्रैगन बनाया और दीपशिखा पर हमला कर दिया। इसके साथ ही नकुल ने अपने काले झंडे से शापित शक्ति और घृणा का प्रसार किया। अर्थहीन चालें, कनिका और अन्य हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रेल्म के योद्धाओं ने कहा। उन्होंने अपनी तकनीकों से उस काली शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया। ये सभी योद्धा अत्यंत कुशल थे और एक साथ मिलकर किसी संप्रभु का भी सामना कर सकते थे। एक जोरदार धमाके के साथ अरूप का शरीर फिर से पीछे जा गिरा। घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे का काला कोहरा फीका पड़ने लगा और नकुल को उसे स्थिर करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एल्डर दीपशिखा के समूह के लोग हंसने लगे और नकुल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि दीपशिखा ने उन्हें रोक दिया। जब एक योद्धा ने इसका कारण पूछा तो दीपशिखा ने शांति से समझाया कि यह दुश्मन का इलाका है और मुख्य खतरा वह कंकाल नहीं बल्कि नकुल शॉ है। घायल अरूप अब सावधानी बरतने लगा था। उधर पर्पल सेंट स्पिरिट ने नकुल को चेतावनी दी कि संप्रभुओं के बीच का संघर्ष दरार को और नुकसान पहुंचा सकता है। बाहरी दुनिया में तीन संप्रदायों के विशेषज्ञ दीपशिखा की सूझबूझ की प्रशंसा कर रहे थे। उनका नेतृत्व इतना सटीक था कि उनके अभियानों में हताहतों की संख्या हमेशा न के बराबर रहती थी। एल्डर दीपशिखा नागपाल ने अपनी प्योर वाटर सेक्रेड एसेंस तकनीक से अपनी टीम के सभी सदस्यों को शापित शक्ति के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर दिया। उनकी इस अद्भुत उपचार शक्ति और युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता ने नकुल शॉ और कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप को हैरान कर दिया। दीपशिखा की रणनीति बेहद सुरक्षित और सटीक थी, जिससे उनकी टीम का एक भी सदस्य घायल नहीं हुआ। अगले 3 दिनों तक नकुल और अरूप ने कई गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन दीपशिखा की परफेक्शन के आगे उनकी हर चाल विफल रही। बाहरी दुनिया में मौजूद विशेषज्ञ दीपशिखा की इस सूझबूझ की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वे बिना किसी बड़े जोखिम के दुश्मनों को थका रही थीं। इस बीच अगले जत्थे के रूप में लुसिफर को भेजने की तैयारी पूरी हो गई ताकि वह जाकर अंतिम प्रहार कर सके। दबाव बढ़ता देख नकुल शॉ ने रणभूमि बदलने का फैसला किया। उसने अरूप को अकेले मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी और खुद बिजली की गति से टावरिंग ट्रियो की ओर निकल गया। अरूप अब अकेला पड़ गया था और दीपशिखा के शक्तिशाली समूह के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जबकि नकुल अपनी अगली बड़ी योजना पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जेमिनाई सेड। तभी अचानक आकाश में एक अत्यंत शक्तिशाली और भारी मानसिक ऊर्जा का दबाव महसूस हुआ। एल्डर दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों ने जैसे ही ऊपर सिर उठाया, वे डर के मारे उछल पड़े। आसमान में एक पारदर्शी नीली आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख प्रकट हो गई थी, जो बड़ी बेरहमी से उस समूह की ओर देख रही थी। उन सभी को अपने ऊपर एक भीषण दबाव महसूस हुआ। कितनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा है! क्या नकुल शॉ की आत्मिक शक्ति एक संप्रभु के स्तर तक पहुंच गई है? एल्डर दीपशिखा नागपाल स्तब्ध रह गईं और उन्हें अनहोनी का आभास होने लगा। हवा में मौजूद उस आई ऑफ हेवन से एक क्रूर और भयानक इरादा झलक रहा था।
मानसिक ऊर्जा का वह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसने जैसे आकाश और पाताल को जड़ कर दिया हो। नकुल शॉ की आत्मिक शक्ति अब पूरी तरह से एक संप्रभु के समान थी और वुड स्पिरिट एसेंस सोल के साथ जुड़ने के बाद यह एक सामान्य स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म संप्रभु से भी थोड़ी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। सैद्धांतिक रूप से इस अवस्था में नकुल शॉ की गुप्त नेत्र रक्तरेखा तकनीक सामान्य संप्रभुओं का भी निरीक्षण कर सकती थी। अध्याय 546 बीस्ट किंग पशु सम्राट आई ऑफ इल्यूजन मेज। मायावी नेत्र भूलभुलैया। आकाश में वह पारदर्शी आई ऑफ हेवन अचानक अत्यंत आकर्षक और सम्मोहक लगने लगी। एक संप्रभु की आत्मिक शक्ति से संचालित मायावी भ्रम की अदृश्य शक्ति हवा में फैल गई। आक्रमणकारी समूह के सदस्यों ने अपने दिलों को कांपते हुए महसूस किया और अगले ही पल रहस्यमयी घाटी उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई और काला कोहरा भी गायब हो गया। पूरा समूह एक प्राचीन शहर में पहुंच गया जो सफ़ेद धुंध से ढका हुआ था और उसकी बनावट किसी जटिल भूलभुलैया जैसी थी। एल्डर दीपशिखा नागपाल को छोड़कर, जो बीच बीच में इस भ्रम से संघर्ष कर रही थी, बाकी सभी उस भूलभुलैया में बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगे। कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप की आंखें चमक उठी। कितनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा तकनीक है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अरूप ने काला झंडा लहराया और घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे को समूह की ओर भेज दिया। नफरत और शापित शक्ति से भरा वह शक्तिशाली कोहरा समूह के सदस्यों को प्रभावित करने में सफल रहा, लेकिन कनिका और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। भले ही वे भूलभुलैया में थे, लेकिन शाप की शक्ति और मृत्यु की हवा को महसूस करते ही उन्होंने सहज रूप से अपने की ऑफ ट्रू स्पिरिट का संचार करना शुरू कर दिया। इस समय केवल एल्डर दीपशिखा नागपाल ही उस इल्यूजन मेज भ्रम की भूलभुलैया का प्रतिरोध करने में सफल हो पा रही थीं। बाहरी दुनिया, पहाड़ों के ऊपर। ये ठीक नहीं है। 3 संप्रदायों के विशेषज्ञों ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनके चेहरों के रंग उड़ गए। कितना शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा भ्रम है। टावरिंग ट्रियाओ के साथ जुड़ने के बाद इसकी भ्रम तकनीक अब संप्रभुओं के लिए भी खतरा बन गई है। यहाँ तक कि कुछ संप्रभु भी ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि एल्डर दीपशिखा नागपाल स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के स्तर पर काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती थीं और उनकी विशेषज्ञता रक्षा में थी। यदि वह भी नकुल शॉ के इस मानसिक भ्रम का बमुश्किल सामना कर पा रही थीं, तो वहाँ मौजूद अन्य कई संप्रभु भी निश्चित रूप से इसमें फंस सकते थे। अचानक ही युद्ध की स्थिति बदल गई। नकुल शॉ की आत्मिक शक्ति पहले से ही एक संप्रभु के बराबर थी और वुड स्पिरिट एसेंस सोल के साथ विलय के बाद वह एक सामान्य संप्रभु से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इसीलिए जब उसने आई ऑफ हेवन का उपयोग किया तो दुश्मन पल भर में उसके मायाजाल में फंस गए। टिल्डर घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे के प्रभाव से समूह के कई पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धा घायल होने लगे। हा नकुल शॉ, तुमने ये शक्तिशाली चाल पहले क्यों नहीं चली? कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप ने अपना काला झंडा लहराया और काले कोहरे से बने ड्रैगनों के जरिए सीधे दीपशिखा पर हमला बोल दिया। दीपशिखा का पलटवार। अर्थ ग्रेड हथियार ग्रीन वाटरफॉलन पल। एल्डर दीपशिखा नागपाल ने अपना मुंह खोला और हंस के अंडे के आकार का एक थोड़ा टूटा हुआ मोती बाहर निकाला। वह मोती पानी की एक सुंदर धुंध से घिरा हुआ था। उसके प्रकट होते ही आसपास के सभी स्पिरिचुअल ग्रेड हथियार डर से कांपने लगे। उस औरत के पास भी एक अधूरा अर्थ ग्रेड हथियार है, अरूप चिल्लाया। टिल्डर पानी की एक लहर 100 गज के दायरे में फैल गई और समूह के सभी सदस्यों को अपने घेरे में ले लिया। जल्द ही समूह के विशेषज्ञ उस भ्रम से बाहर निकलने के संकेत दिखाने लगे। नकुल ने गौर किया कि इस मोती में दूसरों के मन को शांत करने की भी अद्भुत क्षमता थी। ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर। दीपशिखा ने हाथ आगे बढ़ाया और पानी की उस सुरक्षा दीवार ने घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे को पीछे धकेल दिया। इतना सब करने के बाद दीपशिखा ने राहत की सांस ली। नकुल शॉ के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने महसूस किया कि हालांकि उसका भ्रम शक्तिशाली था, लेकिन वह इस सुरक्षा कवच को भेद कर किसी को मार नहीं सकता था। दीपशिखा ने नकुल के भ्रम को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय खुद को और अपनी टीम को एक रक्षात्मक अवस्था में डाल दिया था। वह जानती थी कि आई ऑफ हेवन की अवस्था को बनाए रखने में नकुल की बहुत ऊर्जा खर्च होगी और वह लंबे समय तक इसे जारी नहीं रख पाएगा। वाकई 2 सितारा संप्रदायों के संभ्रांत योद्धा प्रशंसा के पात्र हैं। उनकी आत्माओं में एक हल्की हंसी गूंजी। अचानक आसमान से आई ऑफ हेवन गायब हो गई। दीपशिखा ने चैन की सांस ली ही थी कि उससे भी बड़ी एक आंख आसमान में फिर से प्रकट हुई। इस बार नकुल की दृष्टि पूरे पर्पल सेंट रूइंस में फैल गई थी। नकुल आखिर क्या सोच रहा है? अरूप और बाहर देख रहे दर्शकों में से कोई भी उसकी इस चाल को समझ नहीं पा रहा था। प्रारंभ। आकाश से एक ठंडी और भावनाहीन आवाज गूंजी।
अगले ही क्षण आई ऑफ हेवन से मानसिक ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत फूटा जो पूरे खंडहर में फैल गया। दहाड़ वो टिल्ड सी 2000 मील के दायरे में मौजूद हजारों पशु और पक्षी चीखने और दहाड़ने लगे। रहस्यमयी घाटी के पास जानवरों का एक विशाल झुंड उमड़ पड़ा और समूह की ओर बढ़ने लगा। अनगिनत छोटे बड़े जानवरों के दौड़ने से धरती कांपने लगी। इतने सारे! कनिका और उसके साथी अभी भ्रम से जागे ही थे कि चारों दिशाओं से आते पशुओं के सैलाब को देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। उनकी आंखों के सामने हजारों जानवर बिना किसी डर के मौत की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध करो! कनिका और अन्य योद्धाओं ने अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग करके उस विशाल झुंड को काटना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में जानवर मारे गए और ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर से बाहर धकेल दिए गए, जिससे समूह सुरक्षित रहा। लेकिन तभी एल्डर दीपशिखा नागपाल ने गौर किया कि जानवरों के झुंड का एक हिस्सा जानबूझकर घोस्ट कॉप्स का स्टेरे में घुस रहा था। ये स्पष्ट था कि इन जानवरों की बलि से उस व्यूह की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ने वाली थी। देखते ही देखते व्यूह का कोहरा घना हो गया और उसमें खून जैसी लाल लपटें दिखाई देने लगीं। शापित शक्ति अब दीपशिखा के रक्षा कवच को भेदने लगी थी। इसी बीच आसमान में बिजली की कड़क और पक्षियों की डरावनी चीखें सुनाई दीं। वह क्या है? दीपशिखा की पुतलियां सिकुड़ गईं। आकाश में हजारों गोल्डन लाइटनिंग बर्ड्स उड़ते हुए आ रहे थे। इनमें दर्जनों ट्रू लॉर्ड रैंक के पक्षी थे और उनके बीच एक ऐसी भयानक ऊर्जा थी जिसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया था। उस पशु सम्राट के पंखों का फैलाव 50 गज का था। वह एक उड़ते हुए पहाड़ की तरह था जिसकी छाया धरती को ढक रही थी। एक संप्रभु स्तर का पशु। कनिका और उसके साथियों का दिल बैठ गया। आसमान बिजली की चमक से भर गया और उन पक्षियों की चुभती आवाज़ों ने उनके खून की गति को अस्त व्यस्त कर दिया। बाहर देख रहे तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञ हक्के बक्के रह गए। ये कैसे संभव है? नकुल शॉ ने एक साथ इतने बड़े पशु झुंड पर नियंत्रण कैसे पा लिया? क्यों क्यों क्यों? वे सुनहरे पक्षी बिजली की लकीरों की तरह नीचे झपटने लगे। ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर हिलने लगा और उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। तभी गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग ने बिजली का एक भीषण प्रहार किया। कूम टिल्ड बैंग। कवच के भीतर बिजली की लहरें दौड़ गईं, जिससे तीन संप्रदायों के योद्धाओं के शरीर सुन्न पड़ गए। अरूप भी दंग था, क्योंकि उस पक्षी राजा की शक्ति उसके अपने शिखर स्तर से भी अधिक थी। नकुल शॉ ने अपनी मानसिक शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया था। जेमिनाई सेड, कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप की आत्मा तक काम गई। हालांकि वह इस अराजकता में भी गिरे हुए पशुओं के रक्त के सार को घोस्ट कॉप्स का स्टेरे में समाहित करना नहीं भूला। गोल्डन लाइटनिंग बर्ड्स की सहायता से वह शापित व्यूह अंततः ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर को दबाने में सफल होने लगा। इस समय पासा पूरी तरह पलट चुका था। आई ऑफ हेवन ने अनगिनत उड़ते हुए जीवों को नियंत्रित कर लिया था, जिन्होंने आधे आसमान को ढक लिया था। हुनकार बस एक पशु राजा को नियंत्रित करके वह उसकी पूरी प्रजाति को आदेश दे सकता है। ऊपर से देख रही आई ऑफ हेवन की नज़रों में केवल शीतलता थी। नकुल शॉ ने केवल पशुओं के राजा पर ध्यान केंद्रित किया था और गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग की अपनी प्रजाति में सबसे बड़ी सेना थी। ये राजा अपनी जाति का शासक था और वुड स्पिरिट एसेंस सोल के साथ विलय के बाद नकुल शॉ के लिए इसे वश में करना बेहद आसान हो गया था। नकुल ने इस झुंड को इसलिए भी चुना क्योंकि वे फुर्तीले और तेज थे। इतनी बड़ी संख्या में ये जीव किसी भी एक सितारा संप्रदाय से नीचे की शक्ति को नष्ट कर सकते थे या किसी महान देश और कई शक्तिशाली राष्ट्रों का आसानी से नामोनिशान मिटा सकते थे। पेंग टिल्ड। गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग ने कई बार और प्रहार किए। घोस्ट कॉप्स का स्टेरे के निरंतर दबाव और इन प्रहारों के बीच ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर की चमक फीकी पड़ गई और उसमें कई दरारें उभर आईं। पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। एल्डर दीपशिखा नागपाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए पीछे हटने का आदेश दिया। इस मोड़ पर वह अब और अधिक समय तक ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर को सहारा देने में सक्षम नहीं थीं। जेमिनाई सेड, अध्याय 547 विजयी। पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। अनगिनत गोल्डन लाइटनिंग बर्ड्स का सामना करते हुए एल्डर दीपशिखा नागपाल जैसा शांत व्यक्तित्व भी विचलित हो उठा। उनका रक्षा कवच ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर किसी भी क्षण टूट सकता था। हालांकि दीपशिखा शक्तिशाली थीं और उनके पास एक अधूरा अर्ध ग्रेड हथियार भी था, लेकिन हजारों पक्षियों की संयुक्त शक्ति के सामने उनकी ऊर्जा सीमित पड़ रही थी। दूसरी ओर कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप घोस्ट कॉप्स का स्टेरे का संचालन करते हुए धीरे धीरे उस जल कवच को कुचल रहा था। शाप की अदृश्य शक्ति पहले ही उनके शरीरों में प्रवेश करना शुरू कर चुकी थी। हे भागना चाहते हो?
क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? आसमान से आई ऑफ हेवन ने हल्की चमक के साथ नीचे देखा। नकुल शॉ का गोल्डन लाइटनिंग बड्स के राजा पर पूर्ण नियंत्रण था। क्यू 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 टिल्ड 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 टिल्ड। हजारों बिजली के पक्षियों ने दूर से ही ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर पर हमला करना शुरू कर दिया। गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग और भी अधिक आक्रामक था। दीपशिखा की शक्तिशाली साधना तकनीक और उनके अर्थ ग्रेड हथियार के बावजूद उसका हर प्रहार सुरक्षा कवच को झकझोर कर रख रहा था। कनिका, दूसरों का नेतृत्व करो और यहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम्हें कवर दूंगी। एल्डर दीपशिखा नागपाल के हाथ एक नीली रोशनी से चमकने लगे। वेंग टिल्ड। दीपशिखा नागपाल के सामने मौजूद ग्रीन वाटरफॉलन पल से पानी का एक ऐसा सैलाब फूटा जिसने कई मील के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा था मानो किसी महासागर में बदल गया हो। बोटिल्ड टिल्ड। घोस्ट कॉप्स का स्टेरे का कोहरा आधा फीका पड़ गया और उसकी शक्ति काफी कम हो गई। बोटिल्ड टिल्ड टिल्ड टिल्ड। आसमान में उड़ रहे बिजली के पक्षियों के झुंड कुचलकर बिखर गए। ये प्रहार इतना भीषण था कि उसने उस दरार और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी झकझोर कर रख दिया। एक संप्रभु के हाथों में अधूरा अर्थ ग्रेड हथियार इतना शक्तिशाली हो सकता है? आसमान में मौजूद आई ऑफ हेवन भी अब सावधान हो गई थी। दीपशिखा का यह एक वार पूरे ब्रोकन मून क्लैन को मिटाने के लिए काफी था। पास ही मौजूद टावरिंग ट्रीयाओ भी घायल होकर चीख उठा। हालांकि नकुल शॉ ने पक्षियों को दूरी बनाए रखने का आदेश दिया था, फिर भी 1000 पक्षी मारे गए या घायल हो गए। इस हमले के बाद दीपशिखा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मरो, दुष्ट। दीपशिखा ने आसपास के पशुओं का संहार किया और सीधे गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग की ओर झपटी। यदि तुम लड़ना ही चाहते हो तो आओ। नकुल शॉ ने पूरी तरह से पक्षी राजा को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी फुर्ती का उपयोग करते हुए दीपशिखा से मुकाबला किया। दोनों के बीच आसमान में भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसकी लहरें 10 मील तक महसूस की जा रही थीं। चूंकि वह दरार एक कमजोर बिंदु थी, नकुल युद्ध को घाटी के बाहरी किनारों की ओर ले गया। ये स्त्री वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। कंकाल रूपी डिवीजन लीडर जसवंत अरूप ने काले झंडे से मरे हुए पशुओं का रक्त सोख लिया और नीचे से दीपशिखा पर हमला कर दिया। अब दीपशिखा को एक साथ 2 संप्रभुओं और हजारों पशुओं से लड़ना पड़ रहा था। पहाड़ के ऊपर देख रहे विशेषज्ञ अपनी सांसें थामे हुए थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि दीपशिखा जैसा योद्धा भी संकट में था। डिवीजन लीडर जसवंत, बाकी लोगों को खत्म करो, नकुल शॉ की आवाज गूंजी। नकुल ने कुछ पक्षियों को कनिका और अन्य का रास्ता रोकने का आदेश दिया, जबकि जसवंत ने अपने व्यूह का रुख उनकी ओर मोड़ दिया। दीपशिखा ये देखकर क्रोधित हो उठीं। उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, और अब नकुल सीधे टकराने के बजाय उनके साथियों को निशाना बना रहा था। दूसरी तरफ से एक चीख सुनाई दी। पहला बलिदान हो चुका था, एक पीक ट्रू लॉर्ड रैंक का योद्धा मारा गया। यद्यपि वह जसवंत से शक्तिशाली था, फिर भी शाप और घेराबंदी के कारण उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई। हे, जसवंत ने हंसते हुए अपने सुनहरे और चांदी के चाबुक से हमला तेज कर दिया। शाप के कारण उन सभी की जीवन शक्ति कमजोर पड़ रही थी। इस समय जसवंत और पशुओं का पलड़ा भारी था। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज, जल आत्मा दिव्य परिवर्तन। दीपशिखा नागपाल का चेहरा सफेद पड़ गया और उनके हाव भाव अत्यंत कठोर हो गए। दीपशिखा नागपाल एक नीली रोशनी से घिर गईं जो हवा में लहरों की तरह मुड़ रही थी। अविश्वसनीय रूप से उनका शरीर उस नीली रोशनी के साथ एकाकार हो गया और तरल जैसा दिखने लगा। बिजली दीपशिखा के शरीर से टकराई, लेकिन उनके तरल रूप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये किस तरह की गुप्त तकनीक है? नकुल शॉ का दिल धड़क उठा। उस अवस्था में दीपशिखा का शरीर वास्तव में पानी में बदल गया था। वेंग टिल्ड। इतना ही नहीं, उनका शरीर आकार में भी बड़ा हो गया। इस रूप में वह जल की देवी जैसी लग रही थीं और उनकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो गई थी। धमाका, पानी का एक सैलाब दर्जनों मील तक फैल गया और हर पल सैकड़ों पक्षी मारे जाने लगे। गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन नकुल शॉ अभी भी उसकी फुर्ती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। दुष्ट, मरो। दीपशिखा ने प्रकृति की शक्ति का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने गोल्डन लाइटनिंग बर्ड किंग का वध कर दिया। राजा के मरते ही बाकी बचे पक्षी और जानवर डरकर भागने लगे। दीपशिखा ने राहत की सांस ली और उनका शरीर वापस सामान्य होने लगा। लेकिन सामान्य होते ही उनका चेहरा कागज जैसा सफ़ेद पड़ गया और वे अत्यधिक थकान महसूस करने लगीं। ये स्पष्ट था कि वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज की रक्षा शक्ति भले ही अद्वितीय थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी।
विंड लाइटनिंग आई फ्लेम। तभी आकाश में आई ऑफ हेवन से एक बैंगनी ज्वाला चमकी। वूश, विनाशकारी आभा वाली एक अर्ध पारदर्शी बैंगनी और नीली आग कमजोर पड़ चुकी दीपशिखा से जा टकराए। बाहरी दुनिया में देख रहे विशेषज्ञ चिल्ला उठे, ये ठीक नहीं है। उस भयानक आग ने दीपशिखा को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बाम! दीपशिखा का शरीर आसमान से गिरा और एक पहाड़ से टकरा कर 100 गज गहरा गड्ढा बना दिया। यह नकुल शॉ के जीवन की अब तक की सबसे शक्तिशाली नेत्र ज्वाला थी। यह आग किसी भी सामान्य संप्रभु को मारने के लिए काफी है। अरूप का दिल दहल गया। मैदान में मौजूद कनिका, उसके साथी और बाहर देख रहे दर्शक सब सन्न रह गए। बोटिल्ड! तभी उस गड्ढे से पानी की एक लहर उठी और एक झुलसी हुई आकृति बाहर निकली। वह आकृति धुएं से भरी और पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। क्या ये वही गरिमामयी दीपशिखा नागपाल थीं? पीछे हटो! दीपशिखा ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। धीरे धीरे उनके जलने के निशान मिटने लगे और शरीर ठीक होने लगा। कुछ समय बाद वे कनिका और बाकी समूह के पास पहुंची, हालांकि उनकी हालत अब भी बहुत गंभीर थी। पहले ठीक होने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। दीपशिखा का शरीर डगमगा रहा था, फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए दूसरों का उपचार करना शुरू किया। इस समय तक समूह के आधे से अधिक सदस्य या तो घायल हो चुके थे या मारे जा चुके थे। नकुल शॉ ने आई ऑफ हेवन का उपयोग करके पास के कुछ पशुओं को नियंत्रित किया और डिवीजन लीडर अरूप के साथ मिलकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जे कुतिया, एक बार तू मेरे हाथ लग जा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि अपमान क्या होता है। कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप एक कुटिल मुस्कान के साथ उन पर लगातार हमले कर रहा था। यदि यह सिलसिला जारी रहता तो पूरी संभावना थी कि दीपशिखा नागपाल और उनका पूरा समूह मारा जाता, क्योंकि दीपशिखा बुरी तरह घायल थीं और उनकी युद्ध शक्ति न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। ठीक इसी समय अरूप के दिमाग में एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। श्वा! आसमान से आई ऑफ हेवन गायब हो गई। नकुल शॉ, जीत हमारे कदम चूमने वाली है। मैं उस औरत को जिंदा पकड़ सकता हूँ, अरूप ने अनिच्छा से कहा। वह उस समय को याद कर रहा था जब दीपशिखा ने उसे बुरी तरह हराया था और अब उसके पास बदला लेने का ये सबसे सही मौका था। हालांकि उसने कितना भी विरोध किया हो या बुदबुदाया हो, उसने नकुल शॉ के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। वह जानता था कि स्थिति पर नियंत्रण रखने के मामले में नकुल शॉ की आई ऑफ हेवन की समझ उसके खुद के कौशल से कहीं बेहतर थी। जेमिनाई सेड, अध्याय 548, लुसिफर का समूह। कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप कुछ समय बाद टावरिंग ट्रियाओ के पास वापस लौट आया। पेड़ की टहनी पर बैठे नकुल शॉ का चेहरा पीला पड़ गया था और उनके माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। यहाँ तक कि वह विशाल टावरिंग ट्रियाओ भी कमजोर दिखाई दे रहा था। ये देखते ही अरूप सब कुछ समझ गया। साथ ही उसके मन में कुटिल विचार आने लगे। उसने नकुल शॉ को पहले कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। नकुल ने अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था और यदि वह थोड़ी देर और जारी रखता तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। स्वामी, यदि हम थोड़ी देर और डटे रहते तो हम उन सबको मार सकते थे, अरूप ने थोड़े पछतावे के साथ कहा। नकुल शॉ ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए अरूप को पासा पलटने का मौका नहीं मिला। डिवीजन लीडर अरूप, मैंने युद्ध इसलिए नहीं रोका कि मैं थक गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे सावधान था। भले ही मेरे पास ऊर्जा न बचे, फिर भी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। नकुल शॉ ने अरूप की ओर एक पैनी नजर डाली और अरूप का दिल धड़क उठा। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई भी विचार नकुल से छिपा नहीं रह सकता था। तो स्वामी का मतलब? अरूप ने सावधानी से पूछा। पर्पल सेंट रूइंस में होने और टावरिंग ट्रियाओ के साथ जुड़े होने के कारण नकुल शॉ की शक्ति लगभग ईश्वरीय हो गई थी। वह अपनी आई ऑफ हेवन से किसी भी जीव को नियंत्रित कर सकता था। यदि हमने उस पूरे समूह को खत्म करने की कोशिश की होती तो हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। नकुल शॉ की आंखें ऊपर आसमान की ओर उठीं। बाहरी दुनिया में देख रहे तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञों के चेहरे जैसे जम से गए। नकुल शॉ सीधे उन्हीं की ओर देख रहा था। सौभाग्य से दीपशिखा नागपाल उपचार में विशेषज्ञ हैं। यदि उनकी जगह कोई सामान्य संप्रभु होता तो अब तक मारा जा चुका होता। विशेषज्ञों के बीच चर्चा होने लगी। भले ही दीपशिखा हार गई थी, लेकिन उनके शांत स्वभाव और सहनशक्ति ने सबका सम्मान जीत लिया। आखिर वे जिस दुश्मन का सामना कर रहे थे वह किसी राक्षस से कम नहीं था। अगले कुछ दिनों तक नकुल शॉ ने डिवीजन लीडर अरूप को दीपशिखा का पीछा करने से रोक दिया। उसका पूरा ध्यान मरम्मत करने वाले व्यूह और युआन की व्यूह बनाने पर था। अरूप शापित प्रेत शवों को बनाने में लगा था, जबकि तनुश्री शॉ ने व्यूह निर्माण में मदद की।
3 दिनों के भीतर नकुल की नेत्र शक्ति काफी हद तक वापस आ गई थी। इस बीच दीपशिखा नागपाल का समूह संघर्ष कर रहा था। दीपशिखा की चोटें इतनी गहरी थीं कि खुद उपचार विशेषज्ञ होने के बावजूद उन्हें ठीक होने में समय लग रहा था। इसके अलावा समूह के अन्य सदस्य शापित शक्ति से ग्रसित थे। दीपशिखा को उन्हें शुद्ध करने के लिए अपनी बची कुची ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। छिपकर किया गया वार। दीपशिखा को लगातार ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई आंख कहीं से उन पर नजर रख रही है। अंततः चौथे दिन खतरा मंडरा उठा। पशुओं के 4-5 बड़े झुंडों ने उस घाटी को घेर लिया जहां वे आराम कर रहे थे। बूम टिल्ड 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 टिल्ड। सैकड़ों हजारों जानवरों ने देखते ही देखते उस घाटी को समतल कर दिया। इन झुंडों का नेतृत्व हाफ सटेप ओरिजिन कोर रेल्म के शक्तिशाली पशु कर रहे थे। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, जिससे उन्हें आराम करने का एक पल भी नहीं मिला। ये जानवर सामान्य नहीं थे, वे बहुत बुद्धिमान तरीके से हमला कर रहे थे। नकुल शॉ की रणनीति बेहद क्रूर और चालाक थी। उसने दीपशिखा पर सीधे हमला करने के बजाय समूह के कमजोर सदस्यों को निशाना बनाया। वह जानता था कि दीपशिखा अपने साथियों को मरते नहीं देख सकती। नकुल ने उनकी इसी अच्छाई को उनकी कमजोरी बना दिया। दीपशिखा खुद को ठीक करने के बजाय दूसरों को बचाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करती रहीं। समय समय पर आसमान से आई ऑफ हेवन प्रकट होती और घातक हमले करती। विंड लाइटनिंग आई फ्लेम, हवा और बिजली की नेत्र ज्वाला, अज्योर लाइटनिंग स्लैश, नीला विद्युत प्रहार, इल्यूजन मेज, भ्रम की भूल भुलैया। नकुल के इन हमलों ने एक एक करके सदस्यों की जान लेना शुरू कर दिया। अंत में उस बड़े समूह में से केवल दीपशिखा नागपाल, कनिका और एक अन्य हाफ सटेप ओरिजिन कोर रेल्म का योद्धा ही जीवित बचे। मूल 20 सदस्यों का समूह अब सिमटकर केवल 3 रह गया था। यह नकुल शॉ, क्या वह केवल हमें प्रताड़ित करने के बारे में सोच रहा है? कनिका और उसके साथी पिछले कई दिनों से एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। उन्हें हर क्षण चौकन्ना रहना पड़ता था। बचे हुए 3 लोगों में से एल्डर दीपशिखा नागपाल के पास केवल 50% युआन की बची थी और बाकी दोनों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। बाहरी दुनिया में पहाड़ों के ऊपर बैठे तीनों वॉर्ड गॉड रेल्म राजाओं के चेहरे गंभीर होने लगे। अगर नकुल शॉ चाहता तो वह उन्हें अब तक मार चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सेंट मून आंट गॉडेस ने भारी स्वर में कहा। यह स्पष्ट था कि नकुल अपनी अधिकांश ऊर्जा उन 3 बड़े सुराखों को भरने में लगा रहा था। दीपशिखा और उनके साथियों को जो प्रताड़ना मिल रही थी, वह नकुल केवल अपने खाली समय में उन्हें परेशान करने के लिए कर रहा था। दिन में 2-3 बार होने वाले इन हमलों में नकुल की बहुत कम ऊर्जा खर्च होती थी। तभी ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने एक और बुरी खबर दी, मेरे स्वामियों, सुराख जितने छोटे होते जाएंगे, अंतरिक्ष द्वार खोलना उतना ही कठिन होता जाएगा। हम और कितनी बार लोगों को भेज सकते हैं? आंट गॉडेस ने पूछा। कम से कम 1 बार और अधिकतम 2 बार। लेकिन अगर मरम्मत इसी गति से चलती रही तो तीसरे समूह के पहुंचने की संभावना बहुत कम है, क्रुशल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मरम्मत और नई शक्ति का उदय। धीरे धीरे जादुई छवि धुंधली होने लगी, जिससे तीनों संप्रदायों के दर्शक घबरा गए। इसका मतलब था कि सुराखों की मरम्मत काफी हद तक सफल हो रही थी। तनुश्री शॉ की आवाज गूंजी, भाई नकुल, रहस्यमयी घाटी का सुराख 60-70% ठीक हो चुका है, जबकि अन्य 2 सुराख 80-90% तक भर गए हैं। घाटी का सुराख इसलिए धीमा था क्योंकि वहां संप्रभुओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पिछले कुछ दिनों में भले ही वह आराम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पर्पल लाइटनिंग बैंगनी बिजली के रहस्य सुझाने में लगा था। इसके अलावा उसने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई से दीपशिखा की वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज तकनीक का बारीकी से निरीक्षण किया था। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज उपयोगकर्ता के ठोस शरीर को तरल अवस्था में बदल देती है। चूंकि इंसानी शरीर में 80% पानी होता है, नकुल के लिए अपनी वाटर ब्लडलाइन के साथ इस सिद्धांत को समझना और कॉपी करना बहुत आसान था। आधा महीना बीत चुका था। नकुल ने बैंगनी बिजली के 1/5वें हिस्से को समझ लिया था और उसकी मानसिक ऊर्जा अब ओरिजिन कोर रेल्म के स्तर को छूने लगी थी। मेरी साधना, जो अब पीक ट्रू लॉर्ड रैंक की ओर बढ़ रही है, उसके अलावा मेरे अन्य पहलू अब एक सामान्य संप्रभु से कम नहीं हैं, और कुछ क्षेत्रों में तो मुझे उनसे भी बढ़त हासिल है। नकुल शॉ को महसूस हुआ कि उसमें बहुत सुधार हुआ है। इस दौरान 38 शापित प्रेत शव तैयार किए जा चुके थे। इन नए शवों के जुड़ने से घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ने वाली थी। उसी दिन रहस्यमयी घाटी के भीतर अंतरिक्ष में एक हलचल हुई। वेन टिल्ड घाटी के केंद्र में एक चांदी जैसा चमकता सुराख प्रकट हुआ। नकुल शॉ, सावधान रहो।
दूसरा समूह उसी सुराख से आ रहा है। पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट ने चेतावनी दी। श्वा श्वा श्वा। उस सुराख से 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली आभाएं बाहर निकलीं। उनका नेतृत्व एक थोड़ा मोटा और आलसी दिखने वाला युवक कर रहा था, जिसकी आभा ओरिजिन कोर रेल्म तक पहुंच चुकी थी और वह सामान्य संप्रभुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह लुसिफर था। जेमिनाई सेड। अध्याय 549। नकुल शॉ का स्वागत उपहार। लुसिफर के समूह में एक संप्रभु, 3 हाफ सटेप ओरिजिन कोर रेल्म और 10 पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धा शामिल थे। इस बार सदस्यों की संख्या पिछली बार से कम थी। इससे स्पष्ट था कि नकुल शॉ द्वारा की गई मरम्मत का प्रभाव पड़ने लगा था। हालांकि ये सभी लोग शक्तिशाली आभा के स्वामी थे और अपनी समान साधना वाले अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक बलवान थे। नकुल शॉ, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। लुसिफर की आंखों में ठंडी और जानलेवा नफरत भरी थी और उसने तुरंत अपनी दृष्टि नकुल शॉ पर टिका दी। उसके पीछे खड़े सदस्यों में युद्ध का उत्साह चरम पर था। ये साफ था कि इस समूह का नेतृत्व लुसिफर जैसा युद्ध प्रेमी योद्धा कर रहा था। इस समूह में एक सुंदर युवती भी थी, जिसके माथे पर चंद्रमा का प्रतीक था और उसके बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी हर मुस्कान जैसे किसी जादू से भरी थी, रहस्यमयी, अद्वितीय और विशेष। वह मून डिमन पैलेस की मीना थी, जो पहले नकुल शॉ के साथ ट्रेजर्ड पैलेस की दूसरी मंजिल में प्रवेश कर चुकी थी और उसने वहां एक शक्तिशाली विरासत प्राप्त की थी। लुसिफर, हमें पहले दीपशिखा नागपाल से मिलना चाहिए और शुरू से योजना बनानी चाहिए, मीना ने सुझाव दिया। जेमिनाई सेड। मीना ने अपनी जेड पेंडेंट नक्काशीदार पत्थर को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन लुसिफर का पूरा ध्यान नकुल शॉ पर था। वह नकुल के प्रति घृणा से भरा हुआ था। पिछली हार की यादें उसके गले में फंसे बिच्छू के समान उसे कचोट रही थीं। लुसिफर ने गंभीर स्वर में कहा, शांत रहो। मेरे पास उसे खत्म करने के लिए एक अचूक हथियार है और उसके बिना भी मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। जैसे ही लुसिफर के शरीर से युआन की का संचार हुआ, पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। टावरिंग ट्रियाओ और नकुल शॉ को भी भारी दबाव महसूस होने लगा। 10,000 घोस्ट पल के भीतर डिवीजन लीडर अरूप भी काम उठा। हे, मैं तुम सबको बिना कोई तोहफा दिए कैसे जाने दे सकता हूँ? नकुल शॉ ने शांत भाव से कहा। तभी नकुल की गॉड स्पिरिचुअल आई ने जमीन के भीतर एक रहस्यमयी मानसिक ऊर्जा भेजी। नकुल का घातक स्वागत। हुआंग। लुसिफर के पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिलने लगी और गहराई से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। कड़क, रहस्यमयी घाटी के बीचों बीच जमीन फट गई और वहां से एक प्राचीन आभा निकलने लगी। ये ठीक नहीं है। समूह के सदस्यों का दम घुटने लगा। लुसिफर जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी अपना शरीर भारी महसूस होने लगा। मीना चिल्लाई, सावधान, यहाँ कोई संप्रभु स्तर का जीव छिपा है। वो टिल्ड दरार से एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ। नहीं, अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही समूह के आधे सदस्य जमीन के नीचे खींच लिए गए। केवल कुछ ही लोग उस खिंचाव का सामना कर पाए, लेकिन वे भी खून की उल्टियां करने लगे। लुसिफर को छोड़कर बाकी सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मीना भी घायल थी, हालांकि उसकी स्थिति दूसरों से बेहतर थी। पत्थर का दानव, जायंट रॉक बीस्ट। सबकी नजरें उस दरार पर टिकी थीं जहां से 10 गज ऊंचा एक पत्थर का विशालकाय दानव बाहर निकल रहा था। उसका शरीर भूरे पीले पत्थरों से बना था और वह किसी प्राचीन प्रजाति का प्रतीत हो रहा था। उसकी साधना संप्रभु स्तर की थी। हे, क्या आप इस स्वागत भेंट से संतुष्ट हैं? नकुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। नकुल जानता था कि वे यहीं आएंगे, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये पत्थर का दानव जमीन की गहराई में छिपा था, जिसे बाहरी दुनिया के विशेषज्ञ भी नहीं देख सकते थे। लुसिफर का समूह युद्ध शुरू होने से पहले ही आधा खत्म हो चुका था। बाहरी दुनिया में पहाड़ों के ऊपर बैठे तीनों वर्ल्ड गॉड रेल्म राजाओं के चेहरे ये देखकर उतर गए। जो समूह पासा पलटने आया था, वह कदम रखते ही बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। जेमिनाई सेड। लुसिफर और मीना को छोड़कर समूह के बाकी सभी सदस्य बुरी तरह घायल थे और अपनी पूरी क्षमता से लड़ने में असमर्थ थे। मारो, नकुल शॉ ने शांति से आदेश दिया। उसने वुड स्पिरिट एसेंस सोल के साथ मिलकर उस पत्थर के विशालकाय दानव को नियंत्रित किया और उसे लुसिफर की टीम पर हमला करने के लिए भेज दिया। दहाड़, उस पत्थर के दानव से एक भारी खिंचाव की शक्ति निकली और उसने अपनी विशाल मुट्ठियों से लुसिफर के समूह पर प्रहार किया। बाम, बूम। अभी हमला पूरी तरह पहुंचा भी नहीं था कि उस शक्ति के दबाव से ही 1-2 योद्धा कुचलकर मारे गए। दफा हो जाओ, लुसिफर दहाड़ा और उसने सुनहरी रोशनी का एक सैलाब छोड़ दिया जिसने 10 मील के दायरे को रोशन कर दिया।
डिंग डिंग डिंग, पत्थर का दानव उन अनगिनत सुनहरी किरणों की चपेट में आ गया, लेकिन उसके शरीर पर केवल चिंगारियां निकलीं। यहाँ तक कि दूर बैठे नकुल शॉ और टावरिंग ट्रियो पर भी हमला हुआ। लुसिफर की वे सुनहरी किरणें इतनी पैनी थीं कि वे रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकती थीं। बोटिल्डर टिल्डर नकुल शॉ के चारों ओर पानी की एक लहर उठी जिसने उन किरणों को रोक दिया, जबकि टावरिंग ट्रियो का शरीर निशानों और छेदों से भर गया। ये लुसिफर के हमले का केवल बचा हुआ हिस्सा था। इस पत्थर के दानव की रक्षा शक्ति अत्यंत मजबूत है और इसका रक्त संबंध अनिल के समान लेकिन उससे कहीं अधिक शुद्ध प्रतीत होता है, नकुल शॉ ने मन ही मन सोचा। लुसिफर वास्तव में 3 संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभावान योद्धाओं में से एक था। उसका प्रहार दीपशिखा नागपाल से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। जियांग बूम, लुसिफर और पत्थर के दानव के बीच भीषण टक्कर हुई, जिससे विनाश की लहरें दर्जनों मील तक फैल गईं। समूह से और भी चीखें सुनाई दीं। नकुल शॉ ने जानबूझकर पत्थर के दानव का रुख दूसरों की ओर मोड़ दिया और कुछ ही क्षणों में केवल लुसिफर और मीना ही जीवित बचे थे। बाकी सब मारे गए। 3 संप्रदायों के लिए यह स्थिति अत्यंत भयावह थी। मीना, तुम जाकर दीपशिखा नागपाल से मिलो, मैं इससे पुराना हिसाब चुकता करूंगा, लुसिफर ने मीना को 1-2 मील पीछे धकेलते हुए कहा। अपने साथियों की मौत देखकर लुसिफर की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने अपनी ब्लडलाइन पावर, रक्त शक्ति का आह्वान किया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने पत्थर के दानव को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लुसिफर वाकई भयानक है। अज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के सामान्य संप्रभु उसके कुछ प्रहार भी नहीं झेल पाएंगे, नकुल शॉ ने आश्चर्य से सोचा। उस समय उसने लुसिफर से सीधा मुकाबला नहीं किया था बल्कि छोटी चोर बिल्ली की मदद से उसके शरीर में बिच्छू डाल दिया था। इस समय लुसिफर की युद्ध क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि प्राचीन रक्त शक्ति वाला पत्थर का दानव भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दुर्भाग्य से ये पत्थर का दानव बहुत लंबे समय से सो रहा था। इसकी रक्षा शक्ति भले ही मजबूत है, लेकिन इसकी युद्ध क्षमता का केवल 70% ही उपयोग किया जा पा रहा है। नकुल ने लुसिफर को उस सुराख से और दूर ले जाने का प्रयास किया। स्वामी, मुझे बाहर आने दें, मैं इस छोकरे को संभाल सकता हूं, डिवीजन लीडर अरूप ने कहा। अब उसके पास 38 शापित प्रेत शव थे और उसके व्यूह की शक्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, नकुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वुड स्पिरिट एसेंस सोल के साथ विलय के बाद उस दानव को नियंत्रित करने में उसकी बहुत कम ऊर्जा खर्च हो रही थी। ये पत्थर का दानव इस रहस्यमयी घाटी का सबसे शक्तिशाली प्राणी था, टावरिंग ट्रियो और प्राचीन बिच्छू से भी अधिक शक्तिशाली। पेंग बूम बैंग, लुसिफर और पत्थर का दानव आपस में भिड़े रहे। युद्ध कौशल में लुसिफर का पलड़ा भारी था, लेकिन दानव की रक्षा शक्ति इतनी अभेद्य थी कि वह संप्रभुओं के सीधे वार भी आसानी से झेल रहा था। बाहरी दुनिया में देख रहे विशेषज्ञ आहें भर रहे थे। लुसिफर बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन हम उसे दोष नहीं दे सकते। किसे पता था कि नकुल शॉ ने एक पत्थर का दानव तैयार रखा होगा। जेमिनाई सेड, यदि लुसिफर ने पहले दीपशिखा नागपाल से मिलने का निर्णय लिया होता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। लेकिन एक प्रतिभावान योद्धा होने के नाते लुसिफर इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह व्यक्ति जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था ठीक उसके सामने था। रहस्यमयी घाटी के भीतर युद्ध एक अत्यंत उग्र चरण में प्रवेश कर चुका था। यद्यपि पत्थर का दानव स्टोन जायंट कमजोर पड़ रहा था, फिर भी वह अपनी खिंचाव की शक्ति के माध्यम से लुसिफर को उलझाए रखने में सफल रहा। लुसिफर के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसकी युद्ध शक्ति उसकी रक्त शक्ति के उपयोग से प्रज्वलित हुई थी, जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी। अर्थ ग्रेड हथियार स्काई टूथ वुल्फ मून ब्लेड। लुसिफर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसके हाथ में एक गहरा चांदी जैसा ब्लेड प्रकट हुआ, जिसके मूठ पर एक दहाड़ते हुए भेड़िए का सिर बना था। यह एक पूर्ण अर्थ ग्रेड हथियार था। उसके प्रकट होते ही नकुल शॉ ने अपने रक्त के भीतर मौजूद आइस इंपीरियल स्पीयर में एक उत्तेजना महसूस की और उसकी कुछ प्रतिबंधित शक्तियां जागृत होती प्रतीत हुईं। पूर्ण अर्थ ग्रेड हथियार, क्या यही तुम्हारा आखिरी इक्का है? नकुल शॉ ने आइस इंपीरियल स्पीयर से निकलती एक बर्फीली ठंडक महसूस की और उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने नहीं सोचा था कि लुसिफर के पास एक पूर्ण अर्थ ग्रेड हथियार होगा जो उसके अपने भाले के भीतर छिपी रहस्यमयी शक्तियों को जगा सकता था। यहाँ तक कि उसकी अपनी रक्त शक्ति भी प्रज्वलित होती महसूस हो रही थी। अध्याय 550 अर्थ ग्रेड हथियार। नकुल शॉ ने पहली बार एक पूर्ण अर्थ ग्रेड हथियार को अपनी आंखों के सामने देखा था। अज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के इतिहास में एक अर्थ ग्रेड हथियार किसी भी राजवंश को समाप्त करने की शक्ति रखता था।
यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में भी ये वस्तुएं पौराणिक मानी जाती थीं। मरो, लुसिफर के स्काई टूथ वुल्फ मून ब्लेड से एक बैंगनी लाल रंग का भेड़िया बाहर निकला, जिसकी गर्जना से हवा कांपने लगी। ये प्रहार ऐसा था मानो पूरी दुनिया में केवल यही एक चीज बची हो। उस भेड़िए से एक राजसी और साम्राज्यवादी आभा निकल रही थी। इस एक वार से आसमान का रंग बदल गया। पर्पल सेंट रूइंस के भीतर मौजूद अनगिनत जीव डर के मारे थर थर कांपने लगे। तो ये है एक अर्थ ग्रेड हथियार की असली ताकत। नकुल शॉ अपनी जगह पर अडिग बैठा रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये वैसा ही था जैसे कोई साधारण मनुष्य भीषण भूकंप का सामना कर रहा हो। प्रकृति की इस शक्ति के सामने एक व्यक्ति की शक्ति नगण्य थी। एक पूर्ण अर्थ ग्रेड हथियार योद्धा की ताकत को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा देता है। अज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा संप्रभु इस एक प्रहार में मारे जाएंगे। 10,000 घोस्ट पल्प के भीतर मौजूद कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप बुरी तरह सहम गया। एक अर्थ ग्रेड हथियार की वास्तविक शक्ति केवल एक संप्रभु के हाथों में ही प्रकट हो सकती थी। अज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के संप्रभुओं के पास केवल अधूरे अर्थ ग्रेड हथियार थे, जो लुसिफर के इस पूर्ण हथियार के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। इसके अलावा लुसिफर एक 2.5 सितारा 2.5 योजक चिन्ह STAR संप्रदाय से आता था। उसकी साधना और कौशल स्थानीय संप्रभुओं से कहीं ऊंचे स्तर के थे। जेमिनाई सेड, बेंग टिल्डर वह भेड़िया नुमा प्रहार पत्थर के दानव को निगल गया। नीचे झुक जाओ। नकुल शॉ ने नुकसान को कम करने के लिए पत्थर के दानव को एक गेंद के रूप में सिमटने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद उसके शरीर पर एक गहरा घाव हो गया और मलबे के रूप में पत्थर गिरने लगे। यदि कोई अन्य संप्रभु सॉवरन इस प्रहार को सीधे झेलता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर जाता, लेकिन पत्थर के दानव की रक्षा शक्ति असाधारण थी, इसलिए वह जीवित बच गया। स्काई वुल्फ ड्रैगन स्लेइंग ब्लो। लुसिफर की रक्त शक्ति फिर से प्रज्वलित हुई और एक 3 सिर वाला स्काई वुल्फ 3 किरणों में विभाजित होकर पत्थर के दानव की ओर झपटा। जमीन के अंदर समा जाओ। नकुल शॉ के हाव भाव तेजी से बदले। ये प्रहार पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली था। बूम टिल्डर 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 टिल्डर। पत्थर का दानव गहरे भूरे रंग की चमक के साथ जमीन में समा गया, लेकिन फिर भी वह घायल हो गया। 10 मील के दायरे में मौजूद हर चीज विनाश की इस लहर से कांप उठी। दानव की आंखों में अब लुसिफर के प्रति केवल नफरत और प्रतिशोध की ज्वाला थी। नकुल की चाल, नियंत्रण का त्याग। हे, वह वास्तव में शक्तिशाली है। नकुल शॉ मुस्कुराया। इस क्षण उसने पत्थर के दानव पर से अपना मानसिक नियंत्रण धीरे धीरे हटा लिया। अब वह दानव नकुल के आदेशों का मोहताज नहीं था। वह अपनी जान बचाने और लुसिफर को चीरने के लिए अपनी पूरी आदिम शक्ति का उपयोग करने लगा। नकुल ने जानबूझकर दानव को उसकी नफरत के हवाले कर दिया ताकि वह लुसिफर को उलझाए रखे। दहाड़, दानव के शरीर से पीली भूरी रोशनी फूटी और उसने अपनी सोई हुई रक्त शक्ति को जागृत करते हुए लुसिफर पर हमला बोल दिया। मरो। लुसिफर ने ठंडी हंसी के साथ अपने अर्थ ग्रेड हथियार को लहराया और हमलों की बौछार कर दी। उसे भनक भी नहीं थी कि नकुल अब दानव को नियंत्रित नहीं कर रहा है। लुसिफर का एकमात्र लक्ष्य अब दानव का वध कर नकुल का सिर हासिल करना था। कुछ तो गड़बड़ है। नकुल शॉ के चारों ओर पानी की एक लहर बनी हुई थी जो युद्ध के झटकों को रोक रही थी। वह बेहद शांत था। बाहरी दुनिया में देख रहे दर्शक हैरान थे। नकुल शॉ इतना शांत कैसे हो सकता है? वह तो खतरे में है। धिक्कार है। नकुल शॉ ने पत्थर के दानव पर से अपना नियंत्रण हटा लिया है। सेंट मून आंट गॉडेस का चेहरा जम गया। जैसे ही अन्य लोगों ने ये सुना, वे समझ गए कि नकुल अब और भी खतरनाक हो गया है। अगर वह दानव को नियंत्रित करने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अपने किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। स्काई वुल्फ क्रशिंग स्टार। लुसिफर ने अपने स्काई टूथ वुल्फ मून ब्लेड से हजारों बैंगनी और सुनहरी किरणें छोड़ीं। वह दानव को मौत के कगार पर धकेल रहा था और इस शिकार के उत्साह में डूबा हुआ था। लेकिन ठीक उसी समय श्वा लुसिफर के ठीक ऊपर बादलों के बीच एक पारदर्शी नीली आंख प्रकट हुई। जेमिनाई सेड। लुसिफर का हृदय धड़क उठा जैसे ही उसने एक तीव्र मानसिक ऊर्जा का दबाव महसूस किया। उस समय वह पत्थर के दानव को खत्म करने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने ही वाला था। पर्पल डिस्ट्रक्शन अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश। आसमान में आई ऑफ हेवन का रंग नीला हो गया और उसमें से बैंगनी रंग की एक चमक गुजरी। शू टिल्डर टिल्डर टिल्डर। बैंगनी आभा से घिरा एक विशाल अर्ध पारदर्शी ब्लेड लुसिफर से जा टकराया। जैसे ही यह हमला लुसिफर के करीब आया, उसे एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा महसूस हुई जो जीवन को पल भर में मिटा सकती थी। उस क्षण उसकी आत्मा, रक्त शक्ति और यहाँ तक कि अर्थ ग्रेड हथियार भी थरथरा उठे।
ये ठीक नहीं है। इस स्थिति में वह पत्थर के दानव को नहीं मार सकता था। उसे अपनी रक्षा के लिए ओरिजिन कोर की शक्ति का संचार करना पड़ा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। वह दानव को मारने में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि नकुल ने उसे नियंत्रित करना बंद कर दिया है। शूटिल्ड हवा में खून की धार बह निकली क्योंकि उस प्रहार ने लूसिफर के शरीर को चीर दिया था। लूसिफर दहाड़ा और उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवा के उस विनाशकारी ब्लेड ने उसका एक हाथ काट दिया। बाहरी दुनिया में देख रहे विशेषज्ञों के होश उड़ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि नकुल शॉ इतना खतरनाक हो सकता है कि वह लूसिफर जैसे योद्धा का हाथ काट दे। मौत के दरवाजे से वापसी। अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश नकुल की सबसे तेज तकनीक थी, जिसमें उसने बैंगनी बिजली के सार और वुड स्पिरिट एसेंस सोल को मिला दिया था। यदि लूसिफर की रक्तशक्ति इतनी मजबूत न होती तो यह वार उसकी जान ले लेता। लूसिफर पसीने से तरबतर था। उसे अब सेंट मून आंट गॉडेस की बात याद आई। लूसिफर, तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा वह संप्रभु कंकाल नहीं, बल्कि ट्रू लॉर्ड रैंक का नकुल शॉ है। एक हाथ खोने के बाद लूसिफर की युद्ध शक्ति कम हो गई थी, और बिजली की विनाशकारी ऊर्जा उसके शरीर के भीतर घुसकर उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी। वो टिल्ड। उसी समय पत्थर के दानव ने लूसिफर पर अपनी खिंचाव की शक्ति का उपयोग किया। लूसिफर अब दो तरफा हमले में फंस गया था, ऊपर से आई ऑफ हेवन और नीचे से पत्थर का दानव। आइस सोल शूटिंग लाइन। आसमान से एक अर्ध पारदर्शी नीली रोशनी की किरण उतरी और लूसिफर को घेर लिया। लूसिफर ने अपने अर्थ ग्रेड हथियार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर और दिमाग ठंडेपन के कारण धीमा पड़ने लगा। अचानक आई ऑफ हेवन गायब हो गई। नकुल का सीधा प्रहार। अब जबकि मैंने बैंगनी बिजली को और अधिक समझ लिया है, तो एक संप्रभु का आमने सामने सामना करने का ये सही मौका है। नकुल शॉ खुद से बुदबुदाया और उसकी आकृति गायब हो गई। अगले ही पल वेंटिल्ड नकुल की पीठ से हवा और बिजली से बने बैंगनी नीले पंख निकल आए और वह बिजली की गति से लूसिफर के ऊपर पहुंच गया। क्या? लूसिफर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओरिजिन कोर रेल्म से नीचे का कोई व्यक्ति इतना तेज हो सकता है और उसके पास इतनी डरावनी ऊर्जा हो सकती है। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप। नकुल के हाथ में हवा और बिजली से बना एक बैंगनी नीला चाबुक प्रकट हुआ। ये दर्जनों गज लंबा था और लूसिफर के चारों ओर हवा में सूं करता हुआ लहराने लगा। पी पा बाम। नकुल के चाबुक से निकलने वाली विनाशकारी ऊर्जा ने हवा में धमाकों की झड़ी लगा दी थी। श्वा श्वा। नकुल शॉ की पीठ पर लगे पंखों की गति और तेज हो गई। ये पंख न केवल उसकी रफ्तार बढ़ा रहे थे, बल्कि हवा और बिजली के उसके कौशल को भी कई गुना शक्तिशाली बना रहे थे। इस अवस्था में नकुल की हर हरकत, हर वार एक संप्रभु के लिए काल के समान था। लूसिफर, जो पहले से ही एक हाथ खो चुका था, अब दो तरफा हमलों के बीच फंसा हुआ था। वह गुस्से और दर्द के मारे पागलों की तरह दहाड़ रहा था। नकुल शॉ इतना शक्तिशाली कब से हो गया? उसके प्रहारों में मौजूद वह विनाश की आभा संप्रभुओं को खत्म करने के लिए काफ़ी है। 10,000 घोस्ट पल के भीतर डिवीजन लीडर अरूप का मन अशांत हो उठा। उसने सोचा था कि संप्रभु की शक्ति वापस पाने के बाद उसके भागने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन नकुल तो पहले ही एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुका था। अर्थ ग्रेड हथियार आइस इंपीरियल स्पीयर। नकुल शॉ ने गर्जना की और उसके हाथ में एक बर्फ जैसे नीले भाले की आकृति उभरने लगी। वेंटिल्ड। उस नीले भाले की आकृति धीरे धीरे ठोस होने लगी और अपना वास्तविक, भव्य और बर्फीला रूप प्रकट करने लगी। जैसे ही यह हथियार पूरी तरह प्रकट हुआ, आसपास का तापमान गिर गया और हवा जमने लगी। आइस इंपीरियल स्पीयर बनाम स्काई टूथ वुल्फ मून ब्लेड। अब मैदान में दो अर्थ ग्रेड हथियार आमने सामने थे। लूसिफर का भेड़िया नुमा ब्लेड और नकुल का शाही बर्फीला भाला। बर्फीला दबाव, नकुल के भाले से निकलने वाली ठंडक ने लूसिफर की जलती हुई रक्त शक्ति को शांत करना शुरू कर दिया। जागृत शक्ति। लूसिफर के पूर्ण अर्थ ग्रेड हथियार की उपस्थिति ने नकुल के आइस इंपीरियल स्पीयर के भीतर दबी हुई प्राचीन शक्तियों को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। नकुल ने भाले को घुमाया और एक सीधा वार लूसिफर की छाती की ओर किया। इस वार में न केवल बैंगनी बिजली की विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि आइस सोल की जमा देने वाली ठंडक भी शामिल थी। लूसिफर ने अपने स्काई टूथ वुल्फ मून ब्लेड को आगे बढ़ाया, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था।